बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं उस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हफ्ते में बात करेंगे जी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात तो हो गए गुज़िश्ता रोज़, लेकिन अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रहा है। उधर से नून लीग सामने आती है, उधर से पीपल्स पार्टी सामने आती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर से हो रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर से हो रही है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मुकाबला हो रहा है। ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग ज़्यादा सीटें ले गई है, अच्छी खासी जगह बनाने में कामयाब हो गई है। पीपल्स पार्टी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो ऐसा लग रहा है कि अंगारे चबा के बैठे ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं और ये कह रही है कि हम आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। नून लीग पे धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया, हालांकि ये दोनों जमातें इस वक्त वफाक में बल्कि पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही हैं। वफाक में सबसे ज़्यादा इन्हीं की सीटें इत्तेहादी हैं, लेकिन अब पहले बिलावल भुट्टो मैदान में आते हैं, धांधली का शोर उठता है कि भाई ये शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, नून लीग कैसे जीत गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आ जाती है जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, जो कि वज़ीर आला पंजाब है। उन्होंने कहा सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, वो नामुनासिब ज़बान है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि बताएं ना आपने सिंध में कराची में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट दिया है जो आज़ाद कश्मीर जाके आप दिखाते और लोग आपको वोट दे देते। अब इस तरह की जब बातें हुई तो फिर उसके बाद एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी साहब मैदान में आ जाते हैं नून लीग की जानिब से। पहले बिलावल, फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, फिर एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी साहब। उन्होंने कहा जी जीबी में जब पीपल्स पार्टी जीत गई थी तब शफाफ इंतखाबात थे, आज़ाद कश्मीर में नून लीग जीत गई है तो धांधली हो गई है, ये क्या मामला है। अब इस वक्त जो है शर्जील इनाम मेमन, क्योंकि अब ऑब्वियसली नून लीग की बारी आ गई तो अब बारी थी जी पीपल्स पार्टी। अब शर्जील इनाम मेमन साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं धांधली हुई है, बिलावल भुट्टो साहब की ज़बान बोल रहे हैं। अब यानी एक तरह का मुकाबला शुरू हो गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी और धांधली मामलात का भी। इस सारे मामले पे बात करनी है कि ये जो चपकलिश है, ये जो दोनों जमातों का आमने सामने आना है, क्या ये वफाक को ये असरअंदाज हो सकता है ये मामला वफाक पर, या फिर सिर्फ ये दिखावे में कुछ है और बैक स्क्रीन कुछ और चल रहा है। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो लास्ट पे मैंने बात की है इस पर इनकी अच्छी खासी स्माइल भी बाहर आई है मुंह से। जावेद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आप जीत जाएं तो शफाफ इंतखाबात, हार जाएं तो धांधली, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, ये माजी में सब जमातें करती रही हैं। बहुत शुक्रिया सिद्रा, बड़े अच्छे सवाल हैं आपके, बड़े अच्छा आपने इंट्रो दिया। और देखें, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जो कौमी जमातें हैं ये आज भी, जब दुनिया चांद से कहीं आगे चली गई है और ईरान ने सुपर पावर की ऐसी की तैसी फेर दी है, आज भी हम एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं और इलेक्शन के नताइज हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। पहले हम ये बता दें कि देखें, ये पहले मरहले का इंतखाब था आज़ाद कश्मीर में और 13 सीटों पर ये इंतखाब हुआ है, जिसमें 9 लेगी है नून लीग और 4 लेगी है पीपल्स पार्टी। और चूंकि पीटीआई जो है वो बाइकाट पे है। हालांकि अगर मैं दूसरे मरहले के जो इंतखाबात 2 अगस्त को होने जा रहे हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पीटीआई है इसकी भी दोहरी पॉलिसी है और उसकी एक खतून जो है वो लाहौर में शादमान के इलाके से इलेक्शन लड़ रही है, सबा दीवान। सही। अब आते हैं इनके बयानात की तरफ। देखें, ये बात किसी हद तक बहुत वैलिड है, दुरुस्त है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का जो कौमी बयानिया था वो आज़ाद कश्मीर में सिर चढ़कर बोला है, ठीक है, और जादू चल गया है। जो मरियम और नवाज शरीफ ने ये कहा था कि वोट दो कारकर्दगी की बिना पर, तो उन्होंने पंजाब को सामने रखा और पहले ही जलसे में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने वहाँ पे कश्मीरियों को मुखातब करते हुए कहा कि अगर हम जीत गए, नवाज शरीफ ने कहा कि मैं चाहूँगा कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, अगलचे उन्होंने शूलन कहा, और मरियम ने कहा कि मैं बनाऊँगी पंजाब आज़ाद कश्मीर को। देखिए, उनका बयानिया जीत गया है, इसको बिलावल भुट्टो को कबूल कर लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दूसरे मरहले के जो इंतखाबात 2 अगस्त को होने जा रहे हैं, जो खालिस्तान पाकिस्तान के इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान भर में होंगे, आज़ाद कश्मीर की जो 13 सीटें उन पे तो हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि नून लीग की असाबी बर्तरी हो गई है। अब जो वोटर्स है 2 अगस्त को जब बाहर निकलेगा तो वो देखेगा कि जी नून लीग तो पहले जीत चुकी है
अब वोट उनके हक में आए। तो देखें, अगर पीपल्स नून लीग की बात यहाँ तक तो दुरुस्त है कि जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नून लीग को शिकस्त हुई तो उन्होंने कबूल कर ली। अब बिलावल को कबूल कर लेनी चाहिए। वो सीधा हो गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो कहते हैं जी कि ये डाका है मीरपुर और कोटली के इंतखाबात पर। अच्छा, बिलावल साहब ने, जावेद साहब, बिलावल साहब ने ये भी कहा है कि ये जो ग्रीन बसों का तोहफा दिया गया है, ये किस खाते में पंजाब के बजट से आप लेकर जो है वो आज़ाद कश्मीर भिजवा रहे हैं। उन्होंने इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया। और इससे पहले भी क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं उसकी भी कुछ गाड़ियां जो हैं वो पंजाब की जानिब से वहां पर भिजवाई गई थी। ये इलेक्शन मुहिम के दौरान आपने भी देखा होगा। अब जो राना सनाउल्लाह है, जब उनसे इस बारे में क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी भाई वो बस से कहा गया है तोहफा दिया जाएगा, अभी वो पहुंची नहीं है। जी, मेरी इंफॉर्मेशन ये है जी कि इस्लामाबाद से इलेक्शन से 3-4 दिन पहले बसें जो थी वहां पे पहुंच गई। अब मैं बिलावल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस सूबे का आप इलेक्शन जीते हो नून लीग से, गिलगित बल्तिस्तान का, तो वहां पे भी तो नून लीग ने तोहफा दिया था बसों का, वहां तकलीफ क्यों नहीं हुई? और वहां पे भी जो व्हील चेयर्स हैं, जो व्हील चेयर हॉस्पिटल है, मोबाइल हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील, वो भी तोहफा दिया। वहां पे बिलावल क्यों नहीं बोला? वहां पे नून लीग ने पंजाब के खाते से जो एक अमराज कल्ब के मरीजों के लिए होती है ये एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी लैब, जी वो 6 लैब्स थी। वहां पे बिलावल को क्यों ना याद आया कि वहां पे भी तो पंजाब के फंड गए थे ना। है तो पूरा पाकिस्तान, वो आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान है। अब मरियम नवाज साहबा ने जो बात की है बिलावल पे, बहुत उनकी कारकर्दगी पर, उनकी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है कि ये इलेक्शन हमने जीता है। मरियम कहती हैं कि कारकर्दगी की बिना पर लोगों ने पंजाब में मेरी हुकूमत की कारकर्दगी देखकर हमें वोट दिया। वो मरकज की बात नहीं कर रही, वो पंजाब की बात कर रही। अब उसके बाद बिलावल भुट्टो को जवाब देना चाहिए कि सिंध वो कहते हैं कि सिंध आपने खंडरात में तब्दील कर दिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कराची खंडरात बना पड़ा है, सिंध की तो बात ही अलग है। तो फिर इनको इलेक्शन बिलावल तो अब सीधा एस्टेब्लिशमेंट को भी लताड़ रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं जी कि हम रियासत के साथ हैं, हम नून लीग के साथ नहीं हैं, नून लीग मफाद की सियासत कर रही है। भाई देखें, बिलावल साहब को ये कौम ये पूछना चाहती है कि भाई आप हुकूमत के भी मजे ले रहे हो। आपके वालिद मोहतरम जो मुल्क का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है वो है सदर पाकिस्तान का, सदर ममलकत का, वो आपके वालिद साहब के पास है। दूसरा बड़ा ओहदा जो है पीपल्स पार्टी के पास सेनेट के चेयरमैन जो हैं, अवाने बाला के चेयरमैन जो हैं वो यूसुफ रजा गलानी साहब हैं। और जनाबे वाला बात यहाँ नहीं रहती, और उनके बड़े बड़े जो रिश्तेदार हैं वो भी बरजमान हैं बड़ी सीटों पर। वहाँ तकलीफ क्यों नहीं पीपल्स पार्टी को होती? और फिर देखें, सिंध हुकूमत उनके पास है, अब बलोचिस्तान हुकूमत उनके पास है। अगर नून लीग कहती है कि हमने अपनी कारकर्दगी की बिना पर तोहफे तवाइफ दे लिए, वो देखें पाकिस्तान है पूरा, तो एक सूबे से दूसरे सूबे में तोहफे जाना, एक सूबे से, ये मोहब्बत की अलामत है। और हम हमारे इस्लाम में भी कहते हैं कि तोहफे दिया और लिया करो। गैर यकीनी सूरत हाल में जो है मुसलसल नून लीग को सपोर्ट करते जा रहे हैं और इनको खुद भी मुझे लग रहा है कि पता नहीं चल रहा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरी कोई पुप्पी का पुत्र नहीं है, ना नून लीग वाला, ना पीपल्स पार्टी वाला, ना पीटीआई वाला। मेरे तो भाई बड़े जो है वही मेरे भाई होते, तो आप यहाँ हमारे पास बैठे हुए होते। मैं बड़े भाई जो है ना, जिनका हुक्म चलता है, जिनका सिक्का चलता है, मैं उनके साथ हूँ। ठीक है, अब वो चूंकि वो मुल्क की मुफाद की बात करते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आ जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरा जो मरहला है, पाकिस्तान में एक कल्चर है कि जो असाब की जंग होती है, और मैं समझता हूँ कि नून लीग जो दूसरा मरहला है उसमें भी बड़ी हद तक कामयाब होगी, चूंकि वो पाकिस्तान। अब जरा यहाँ पे सुनिएगा जरा, अब इन दोनों पार्टियों ने एक मशवरा किया हुआ था, मैं आज आपको वो खबर दे दूं जी, कि हमने इक़्तिदार में इकट्ठे रहना है और लोगों को गाहे बगाहे बयानात जारी करके ये तासर देना है कि हम एक दूसरे के एंटी हैं। सही। और हमने माइनस करना है पीटीआई को, कि पीटीआई जो है वो माइनस हो जाए और दुनिया के ज़हन में आइंदा इंतखाबात के लिए ये एक माहौल बन रहा है। लेकिन जावेद साहब, कैसे माना जा सकता है कि ये वाकई ही दिल से एक दूसरे के साथ है? क्योंकि माजी में मत भूलिए कि सड़कों पे घसीटना और पता नहीं क्या क्या कुछ, ये इन्हीं दोनों जमातों का मामला था। वो भी अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, आपकी अच्छी बात है, उसका भी जवाब देता हूँ। अब मेरे से जवाब लेती जाए और लिखते जाए। अब मैं चुप करके बैठती हूं और रिकॉर्ड पे आज नहीं आप बोले। अच्छा लगता है मुझे जब आप टोकती हैं और बात करती हैं। अच्छा, मसला ये है
कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी से मुझे पूछना है, पूछिए कि आप ये कहते हो कि नून लीग ने डाका डाला आजाद कश्मीर की 9 सीटों पर। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज भी आजाद कश्मीर में आपका वजीर आजम है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, वजीर आजम आपका बैठा है, सही, फैसल साहब जो बैठे हैं वजीर आजम आजाद कश्मीर, उसका तल्लक बिलावल भुट्टो की जमात से है। और उनकी मौजूदगी में अगर उनकी बात सच मंच की धांधली हुई है तो फिर तो वो वजीर आजम किस चीज का कि वजीर आजम पार्टी का और धांधली हो जाए, ये धांधली कोई नहीं है, ये नून लीग का बयानिया जीता है। ठीक है। और आजाद कश्मीर के लोगों ने जो नून लीग को वोट दिया है वो मैं समझता हूं कि उनके बयानिए की बुनियाद पर दिया है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने 2 बड़े जलसे किए और दोनों में उन्होंने ऐसे सब्ज बाग दिखाए, ऐसी बातें की कि उन्होंने दिल मोल लिया। देखिए आजाद कश्मीर में गुर्बत तो है, बेरोजगारी तो है, बिल्कुल बुनियादी मसाइल तो है। जरूरियात नहीं मिल अब रही लोगों मोहतरमा को। ने ये कहा अपनी पहली तारीख में, नवाज शरीफ ने ये कहा कि मेरी बेटी आपको बताएगी कि वो क्या देने वाली है। आजाद ठीक, कश्मीर। बिल्कुल साथ साथ उन्होंने कहा मौजूद कि थे। मैं राशन कार्ड दूंगी, उन्होंने कहा मैं आपकी जो बच्चियां हैं जो घर बैठी हैं, जो पैसे की वजह से उनके हाथ शादियां पीले नहीं करवाऊंगी हुए, उनकी शादियां करवाऊंगी। उन्होंने कहा मैं स्टूडेंट्स को लैपटॉप दूंगी। ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इलेक्ट्रिक बसें लाऊंगी, स्कूटरियां देंगी, वो क्या कहते हैं उसको, स्कूटीज, बिल्कुल स्कूटी दूंगी। उन्होंने कहा कि हम वहां पे टैक्सी भी देंगे, इलेक्ट्रिक टैक्सी। ठीक उन्होंने है। कहा कि हम नौजवानों को कर्जे देंगे आसान के साथ पर। उन्होंने कहा कि हम जो है वो मददगार कार्ड देंगे, हम यहाँ के किसान को उनकी गुर्बत मटाएंगे और बहुत सारे इस्लाहात करके इनकलाब लाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं घर घर, मैं समझता हूँ कि ये बयानियां बिका है, कोई धांधली नहीं हुई। अच्छा। अब आज रोने की कसर रह गई थी आंसुओं की। हाय जो अल्लाह। बिलावल भुट्टो साहब, मुझे इतना तरस आया कि मोहतरमा बेनजीर का बेटा अभी भी सियासतदान नहीं बन सका और रोने वाला रह गया था, आंसू नहीं गिरे। बाकी बिलावल साहब ने, दुख हो तो आवाज डाउन हो ही जाती है, आप कैसी बातें कर रहे फिर हो? दुख जो है उसको गिलगित बल्तिस्तान में दुख हो रहा है बेचारों ने। मैं नून लीग का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन वहां दुख उन्होंने नहीं हुआ जब वो इलेक्शन हारे थे। वहां सेटलमेंट हो गई थी। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि सेटलमेंट हो, बाद कि में हमने होगी। पीटीआई को दूर करना है, हमने अवाम के ज़हन में ये तासर देना है कि जनाबे वाला 2 ही जमातें हैं, दोनों को वोट दो, दोनों को सामने लाओ। पीटीआई नाम का यहाँ पे कोई बंदा नहीं, हालांकि पीटीआई भी झूठों का टोला है। वो क्या, एक तरफ बाइकाट और दूसरे लाहौर में आज़ाद कश्मीर के एक हलके में जो है ना, वो जो दीवान साहब हैं उनकी बेगम, जो पीटीआई की अहम रहनुमा है, उसकी बेगम सबा दीवान इलेक्शन लड़ रही है। तो देखिए मेरे ख्याल में यही था, वो आजाद हैसियत में होंगे ना, पीटीआई को तो नामो निशान मिटा दिया गया है, तो उनके हमायत याफ्ता ना, उनके जो मियाँ हैं वो ओहदेदार हैं। अब ऐसे तो फिर जो एमपी साकिब चद्दर साहब हैं वो भी तो पीटीआई की सीट पे जीते ना, और अब नून लीग के साथ मिलकर जो है वो असेंबली में बैठे हो हैं। सकता कल वो भी जीत के आ जाए। हाँ। अच्छा, ये पाकिस्तान है। अब बिलावल साहब को देखे ना कि पहले बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तो उन्होंने बगैर नाम लिए, बगैर एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है। सही। कि वो कहता है कि जी हम नून लीग के साथ नहीं हैं, लेकिन हम रियासत के साथ खड़े हैं। मेरी रियासत का सरबरा कौन है इस वक्त? नून लीग की हुकूमत और आपकी। ये लोगों को जो ये दीवाना बना रहे हैं ना, पागल। अब लोग पागल नहीं है जो इनकी बातों में आ जाएं। सही। और मरियम नवाज शरीफ की ये बात दुरुस्त है कि सिंध में ये भी बताते ना कि हम सिंध से ला रहे हैं बसें, अगर इनके पास होती तो फिर थी ना। सिंध पूरा छोड़े, कराची का बेड़ा गर्क अब कराची का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सांगड़ का बेड़ा गर्क कर दिया। और कहीं पूरे सिंध में आज सेहत की कोई सहूलत नहीं है। वहां के देहात आज भी वीरान पड़े हैं, ना वहां पे सड़कें हैं, ना वहां पे पानी है, उजाड़ के रख दिया ना। तो फिर आजाद कश्मीर के लोगों ने अपने मफादात को देखा है कि कौन सी जमात उन्हें सूट करती है और कौन सी जमात जो है बड़ों के साथ उनकी बनती है। ठीक। और आइंदा जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस जमात के साथ जुड़ा है। अच्छा, ये धांधली सिर्फ चलेगा या फिर ये लोग कोई दरख्वास्त दे देंगे, कोई इलेक्शन कमीशन में धांधली हुई, हल्के खोले, वोट गिने, जैसा मासी में हमने देखा, कुछ ऐसा भी होगा, या सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस? बस ये सच बताना है ना आपने तो। हाँ, सच्ची बात है। जी जी। फिर आपने मुझे नहीं डाले आगे। नहीं, सिंध से नहीं आएंगे। अभी आप पीपल्स पार्टी की अच्छा, मुखालफत कर रहे हैं ना, सिंध से नहीं आएंगे। खुश हो जाएंगे नून लीग वाले, फूलों के हाल आ सकते हैं आपके लिए। सियासत होती है और सियासत में जिंदा रहने का एक इनकी पुरानी रवश और कोशिश है इन जमातों की।
अब देखें Everything is जो बंदा fair, है, देखिए मैं love and आपने कहा कि सच्ची बात बता दो, हाँ। जो बंदा तनख्वाहदार हो वो मालिक की बात मानता है, माननी और इन पड़ेगी। सब ने उसी तनख्वाह पे चंद दिन के बाद आप देखेंगे उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। ठीक है। अगर और फिर ये पता है क्या कहेंगे जावेद साहब, फिर ये कहेंगे कि हम तो रियासत की जो है ना वो भलाई के लिए, हम तो पाकिस्तान को आगे ले जाना अच्छा भाई, चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जो कहता है जी इलेक्शन चोरी हो गया, हाँ। डाका डाला है, ये है वो है, मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। तो भाई साहब जो हैं इनसे ये कहें ना कि आप कहते हो कि नून लीग के साथ हम नहीं करें ना, रिजाइन फिर मरकज से छोड़े ना पार्टी फिर मजा नून लीग आएगा। की, फिर लोग कहें कि बिलावल तुझे करे ना सलाम। धड़न तख्ता, फिर मजा करे आएगा। ना नहीं, फिर वो कहेंगे पाकिस्तान का नुकसान हो गया। देखिए एक तरफ ये कहते हैं कि नून लीग जो है वो बैसाखियों के सहारे चल रही है, वो कहते हैं कि हम इनकी हमायत छोड़ दें, अलग हो जाएं और ये 24 घंटों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी। तो आपके फिर पास भी करें तो ना, कुछ नहीं ना बचेगा फिर। कुछ भी ना बनेगा ना। हाँ। फिर क्या इनके अब्बा जी सदर रहेंगे, इनके वो जो यूसुफ रजा गलानी साहब हैं वो वज़ीर आज़म रहेंगे, इनकी बलूचिस्तान हुकूमत रहेगी, इनकी सिंध में बदमाशी कायम रहेगी कि जो मर्जी करो, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बनाओ और फिर खाओ पियो और घर चले जाओ, ये तो नहीं रहेगा ना। तो अगर हिम्मत है तो फिर करें ना रिजाइन, कि लोग भी कहें कि बिलावल ने कमाल कर दिया कि एक धांधली हुई थी मुल्क के अंदर, आज़ाद कश्मीर में नाइंसाफ़ी हुई थी, इलेक्शन चोरी हुआ था, तो वो इतने माशाल्लाह गैरतमंद निकले हैं कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो फिर तो हुई ना बात। अब ये मैडम एक ही तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, ठीक है। ये चंद दिन इन्हें नाच लेने दें, बुड़क लेने दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें, हाँ। ये भी एक स्टंट है सियासत में जिंदा रहने का। सही। तो ये आप चंद एक दिन बाद 2 अगस्त के बाद धूल बैठ जाएगी। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनने की नाकाम कोशिश करते हैं या अपना कौन सा बंदा लाते हैं, लेकिन 2 अगस्त जो है बड़ा अहम है, उस दिन दूसरे मरहले का इलेक्शन होगा। लेकिन मैं आज ये आप पे मुझे ये टीवी पर बताइए, बैठ के दावा कर रहा हूँ कि वो भी मरहला कभी इम्कान है कि नून लीग जीतेगी। नून लीग कितनी पावरफुल हो रही है ये बताइए इस किसका? इलेक्शन के बाद। ये आज़ाद कश्मीर का जो पहला मरहला हो गया और बड़ी तादाद में सीटें नून लीग ले गई है, और 2 अगस्त के होने वाले मरहले की आपकी ये पेशगोई है कि उसमें भी नून लीग वाज़े बरतरी ले जाएगी। इसके बाद नून लीग कितनी मजबूत आपको नजर आ रही है ये बताइए। अच्छा, मुझे ये आपसे भी सवाल करता हूँ, हाँ। कि अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीतने के बाद एनर्जी आती है, ताकत आती है, तो फिर आज भी वहाँ पे पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म फैसल राठौर साहब बैठे हैं, फिर इनमें ताकत क्यों ना आई? अब देखें, कारकर्दगी की बिना पर ताकत आनी है, और नून लीग जब भी इक़्तिदार में हुई है वो पहले 3 से 3.5 साल तो कभी कमज़ोर नहीं हुई। सही। उसके बाद इनकी तरीक हुआ है कि थोड़ी बहुत कमजोरी आती है, लेकिन अब और अब 3 साल गुजर चुके अब 3 साल नहीं अभी पूरे हुए, तो अब इन्होंने गुर सीख लिया है। अच्छा। कि 5 साल कैसे पूरे किए जाते हैं। अब इन्होंने गुर सीख लिया है कि 3 साल के बाद भी औखे नहीं होना, औखे नहीं होना, हाँ। बल्कि सौखे ही रहना है, साथ साथ लेके और चलना है मामला। यस मैन ही रहना हाँ, है। यस तो फिर आप कैसे समझती हैं कि इन्हें एनर्जी ड्रिंक की अच्छा, जरूरत आज़ाद पड़ेगी? कश्मीर है कितना इम्पोर्टेंट वैसे आप ये जी, आज़ाद कश्मीर बताइए, इस इलेक्शन सीटें पाकिस्तान में कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, बहुत ये हमारी शाहरग है पाकिस्तान की, और इस वक्त हालात बदल चुके हैं दुनिया के। आज़ाद कश्मीर का ताकतवर होना और वहाँ ताकतवर जमात की हुकूमत होना और अवाम की हुकूमत होना, अवाम की नुमाइंदगी होना, अवाम की हमायत हासिल होना, ये बहुत ज़रूरी है। सही। तो ये काम जो है मेरा ख्याल है कि वहाँ के जो पहले मरहले के इंतखाबात थे, इसने साबित कर दिया कि नून लीग ताकतवर भी है। हाँ। उसका बयानिया भी ताकतवर है, ठीक। अवाम भी उनके साथ हैं। आज आप होश में तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो देखिए, मैं टू द मुझे तो पॉइंट लग बात रहा है कर रहा हूं। एनर्जी ड्रिंक आज आप पी के आए मैं देखिए, जो नताइज सामने आए हैं वो जैसे भी आए हैं, ठीक ये है। एक अलग कहानी है, लेकिन जो मेरे सामने नताइज हैं, जो आपने सवालात किए, जो आपने तकरीर की अपने इंटरव्यू में, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं। हाँ। कि आज की नून लीग जो है वो कल की नून लीग नहीं है, ठीक है। और अल्लाह करे ये परसों की नून लीग भी ऐसी ही हो। अब तक के जो नताइज हैं, ठीक है, उसके मुताबिक यही है कि नून लीग आज़ाद कश्मीर वालों को काबिल कबूल है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई नहीं है।
सही। तो इस वजह से मैं अब ये कहता पीपल्स हूँ, पार्टी कितने दिनों में चुप करके अच्छा बच्चा बन के साइड पे हो जाएगी? देखिए ये हमेशा पीपल्स पार्टी की तरह गवा रही है। आसिफ अली जरदारी साहब कोई छोटे प्लेयर नहीं है। यस यस वो यस, बहुत बड़े यस, खिलाड़ी यस, यस, हैं, यस, यस। और उनको पता है उनकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश मैं आपको बता दूं, बिलावल वजीर आजम, बिलावल को वजीर आजम बनाकर उनकी शादी करना। और चूंकि उनकी शादी भी इसलिए अटकी हुई है। जी इसलिए अटकी हुई है कि वो वजीर आजम बन जाए और अगले टनोर में बन जाए। अब पीपल्स पार्टी को गश पड़ रहा है कि अगली बारी तो हमने लेनी है वजीर आजम की, बिलावल की सीटें शादी भी नून लीग करनी जीती है, जा रही है। और नून लीग आजाद कश्मीर में जीत गई है। ये नहीं जीतना चाहिए था, क्योंकि आसिफ अली जरदारी कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपने बेटे को परवान चढ़ाना है, और उनके वो नब्ज को जानते हैं, नब्ज को जानते हैं, और शेरे बांधने हैं पाकिस्तान के वजीर आजम के सर पर। और उन्होंने अपनी जो अहलिया मोहतरमा थी उनकी तारीख जो है वो जिंदा करनी है, कि मैंने भी एक पाकिस्तान की वजीर आजम से शादी की थी, और मेरा बेटा भी पाकिस्तान की जो बतौर वजीर आजम शादी करे किसी लड़की से। तो लिहाजा जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं ये धमकियां तो दे सकते हैं, ना ये नून लीग की हुकूमत से अलग होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, जो आपकी सारी डिस्कशन रही है, जो आपका एनालिसिस रहा है, यही समझ आती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो दिखावे के लिए शोर शराबा तो कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, दिखा रहे हैं कि हम इस वक्त जो है वो एक तरह की ऑपोजिशन का किरदार भी निभा रहे हैं, लेकिन अंदर खाते कुछ भी नहीं होना। ये 1-2 दिन का शोर शराबा है, उसके बाद सारे मामला सेटल डाउन हो जाने। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मजीद मामलात हैं, मजीद खबरें हैं, उन पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। पहले पेट्रोलियम मसनूआत का जो रोला था वो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद हम मचाते थे। अवाम भी जुम्मे को जो है वो दिल पकड़ के बैठी हुई होती थी कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद जब कीमत कम होती थी या ज़्यादा होती थी, हुकूमत को बुरा भला कहते या कुछ लोग अच्छा कहते, पूरा 1 हफ्ता सुकून से गुजारते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा मामला है जी, अब हर रोज़ बहुत सारे लोगों को, मेरे जैसों को अब ध्यान भी नहीं रहता, बस उनको जो है वो छोड़ दिया गया है हुकूमत को उनके हाल पे कि भाई इन्होंने ना सुननी है ना आवाम का ख्याल करना है, ये जितना जुल्म हो सकता है कर लें। लेकिन बहुत सारे लोग हर रोज़ नज़र रख रहे होते हैं कि आज कितने का पेट्रोल बढ़ा दिया, आज कितना कम कर दिया। इंटरनेशनल मार्केट में कम भी हो जाए तो हमारे यहाँ कम नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं तो एकदम से हमारे यहाँ तो तूफान आ जाता है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें पेट्रोल की फी लीटर कीमत में पूरे 100 पैसे कमी कर दी गई है। 1 रुपया 100 पैसे मैंने खाम खा हाथ देने के लिए बात की है। कैसर शरीफ साहब जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं। जमात इस्लामी की जानिब से पहले भी एहतजाज किए गए, चंद रोज़ पहले भी एहतजाज अनाउंस किया गया महंगे पेट्रोल के हवाले से, महंगाई के हवाले से, लेकिन उन सब के बावजूद रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें रिवाइज होना शुरू हो गई, बल्कि जो पहले 1 हफ्ते के बाद होती थी अब रोज़ाना की बुनियाद पर शुरू हो गई हैं। किस तरह से इन चीज़ों को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? जमात इस्लामी से कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कैसर साहब, सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि आपकी जानिब से पहले भी एहतजाज होता रहा और अभी चंद हफ्ते पहले भी आपने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई हैं, एहतजाज किया जाएगा, किया भी क्या? उसके बाद क्या? पहले 1 हफ्ते बाद कीमतें रिवाइज होती थी, रोजाना होना शुरू हो गई हैं, ये एहतजाज तो उल्टा गले पड़ गया हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एहतजाज उल्टा गले नहीं पड़ा। अगर आप ये देखें कि इनके सामने ये बैरियर ना होता और ये एहतजाज ना करते, अवाम बाहर ना निकलती, तो ये शायद यही कीमत आज 450 रुपए तक ले जाते। और ये एहतजाज ही है कि जिसकी वजह से इन पर प्रेशर है, और हम इनको इस हवाले से बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ेंगे। इनकी जालमाना पॉलिसियों को मुस्तरद करते हैं। अवाम के हकूक की पुरअमन मुज़ाहमत जो है वो हम जारी रखे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि 7 अगस्त को जो एहतजाज होने जा रहा है, उस एहतजाज में और माजी करीब के एहतजाज में बहुत बड़ा फर्क आपको जो है वो नजर आएगा। पाकिस्तान के तमाम अजला में अवाम आपको सड़कों पर नजर आएगी, इनकी पॉलिसियों को मुस्तरद करते हुए। वजीर आजम साहब का जो सीने का पत्थर है, जो उनके सीने का पत्थर तो नहीं हिलता, लेकिन यूं लगता है कि जैसे उस पत्थर ने दिल पर असर किया है, और उनका दिल अवाम के लिए सख्त हो चुका है। अवाम के जज्बात, अवाम की मुश्किलात और अवाम की तकालीफ उन पर कोई असर नहीं कर रही। तो उनको हर सूरत में
जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत है वो इंटरनेशनल कैसर मार्केट के शरीफ साहब, 7 अगस्त का जो एहतजाज है वो एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। सर बताइएगा, क्या पूरे पाकिस्तान में होगा, लाहौर में होगा, इजाज़त मिल गई है, या फिर हम भी गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करेंगे, क्योंकि एहतजाज की किसी को इजाज़त नहीं मिल रही है आजकल इंतजामिया की जानिब से। सर देखिए, ये जो 7 अगस्त का एहतजाज है ये अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नीमो रहमान साहब की अपील पर ये बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। जहां तक इजाजत का ताल्लुक है, ये हर शहरी का पुरअमन जमहूरी हक है कि वो एहतजाज कर सकता है। हमारा एहतजाज माजी में भी इस चीज की शहादत देता है कि हमने कभी भी किसी तरह का कानून हाथ में नहीं लिया, सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने हमेशा पुरअमन जमहूरी तरीके से जद्दोजहद की है। ये हमारी मुज़ाहमती तहरीक जो है इसने एक मिसाल कायम की है कि जब हमने 14 दिन का धरना दिया था हाफिज नीमो रहमान साहब की क़यादत में, तो एक पत्ता भी वहां जो है वो नहीं टूटा था और बड़ी तादाद में लोगों ने, लाखों की तादाद में लोग वहां आए गए और पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा कि जमात इस्लामी एक पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। हमारा ये एहतजाज, मुझे बात मुकम्मल करने दें, ये एक बहुत बड़ा एहतजाज है और पाकिस्तान की तारीख में एक नई मिसाल इंशाल्लाह कायम करेगा कि ये पूरे पाकिस्तान के तमाम अजला में होगा, तमाम बड़ी शाहराहों पर होगा। और जो एजेंडा है वो बड़ा वाजे है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो जालमाना कीमतें हैं उसको हम मुस्तरद करेंगे, उनको कम करने का मुतालबा करेंगे। इसी तरह जो IPPs का मामला है उस पर बात होगी। इसी तरह LPG का जो ये पूरा जो एनर्जी सेक्टर है, इसमें जो आम इंसान और आम आवाम नुचड़ रही है, उनको जिस तरह उन पर जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह उनकी महंगाई से कमर तोड़ दी गई है। सर मैं अपने लिए भी और देखने वालों के लिए भी आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आप एहतजाज करने जा रहे हैं। सर फाइंडिंग्स क्या है इस वक्त, गवर्नमेंट के साथ मसला क्या है? ओगरा जो है ये आवाम के लिए बनी है या फिर पेट्रोलियम कंपनीज को, बड़े बड़े सरमायाकारों को फायदा पहुंचाने के लिए बनी है? और दूसरा मामला ये कि जब कीमत कम होनी होती है तो सिर्फ 1 रुपया बढ़ानी है तो आप 10 रुपए बढ़ा रहे हैं, 6 रुपए रोज बढ़ा रहे हैं, 4 रुपए बढ़ा रहे हैं। सर ये मामला क्या है आखिर के अवाम समझ ही नहीं पा रही? ये मामला बड़ा सीधा सा है। हुकूमत जो है ये अवाम के दुख इनको नजर नहीं आते, इनको माफियाज के मफादात नजर आते हैं, माफियाज को सपोर्ट करते हैं, कल उनसे सियासी फायदा ये लेते हैं, उनसे ये फंडिंग का जरिया जो है वो बनवाते हैं। हम ये समझते हैं कि अवाम जो इस वक्त 25 करोड़ पाकिस्तान की अवाम है, जो उनकी कैफियत है वो किसी से पोशीदा नहीं है। ये हर घर की कहानी है और ऐसा कोई घर नहीं है कि जहां पर लोग बिजली के बिल को बिजली का बंद ना समझते हो। ऐसा कोई फर्द नहीं है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जालमाना ना समझता हो, और ऐसा कोई फर्द नहीं है जो LPG की कीमत को, जो इनकी 241 रुपए कीमत है, उस पर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ये अवेलेबल नहीं है। तो इस सारे मंजरनामे में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नीमो रहमान साहब इस अवाम की उम्मीद है, इस अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं उनको पूरी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ और हम कौम से अपील करते हैं कि 7 अगस्त जो है वो किसी जमात का एहतजाज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की अवाम का एहतजाज है। इन जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ, इन हुक्मरानों की, नाअहल हुक्मरानों की जो जालमाना पॉलिसियां हैं, इनको मुस्तरद करें और मुतालबा करें कि इंटरनेशनल लेवल पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं जो इंतहाई कम सतह पे हैं, माजी में जब हम देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब के दौर में जब इस लेवल पर कीमत आती थी तो पेट्रोल जो है उस हिसाब से आज 130 रुपए लीटर जो है वो होना चाहिए। लेकिन इसमें इतने लेवी चार्जेस और टैक्सेस शामिल कर दिए गए हैं। चले आप ये कह लें कि डॉलर के रेट का भी फर्क है, उसको भी अगर आप मैनेज कर लिया जाए तो 200 रुपए से कम पे फौरी तौर पे लीटर लाया जा सकता है। कैसर शरीफ साहब, ये लाने को तैयार नहीं। 100% सर मैं आपकी बात से मुत्तफिक भी हूँ और 100% मेरा भी यही मुतालिबा है कि ऐसा ही होना चाहिए। कैसर शरीफ साहब, आज के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक अवामी मामला है, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली के बिल, LPG की कीमतें, ये एक ऐसा मसला है कि ये हर खास आम की जिंदगी को शदीद मुतासिर कर रहा है। आपको वक्तन फवक्तन
वक्तन हम जहमत देते रहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में आएँ और बताएं कि किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आवाम के खिलाफ जा रही हैं। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और यकीनी तौर पर पेट्रोल है, बिजली है, LPG है, आवाम की ज़िंदगियाँ मुश्किल होकर रह गई हैं कि घर का खाना खर्चा बाद में है, सबसे पहले बिजली का बिल है, पेट्रोल का खर्चा है और सिलेंडर भरवाने की फिक्र है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौसम की बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त जो है 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ऐसा स्पेल आने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि वफाकी वज़ीर हैं जी एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग, अर्बन फ्लडिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि रवां बरस जो मानसून का मौसम चल रहा है इसमें गैर यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। क्या मामला है, कब तक ये बारिशें होंगी, कितने मजीद स्पेल मुतवक्के हैं, इसी पे बात करने के लिए इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर फोरकास्ट है, PMD से आपका ताल्लुक है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इरफान विर्क साहब, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब का हवाला मैंने दिया कि उन्होंने बताया कि मौसमियाती तब्दीली गैर यकीनी तौर पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशों का सबब बन सकती है। इस हवाले से सर बताइए कि इदारा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इदारे की क्या फाइंडिंग्स हैं? देखिए, ये जो है मौसमियात जो है इसने जो जब ये मानसून का आगाज हुआ उस वक्त एक प्रिडिक्शन दी थी कि जो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज होंगे, खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, जहां पर नॉर्मल से ज्यादा बारिश। तो इस हवाले से जो है जो जब सीजन स्टार्ट हुआ तो उससे पहले जो है ना एक आउटलुक जो है ना वो सबके साथ शेयर कर दी गई थी। और इसके अलावा जैसे ही अगर कोई वेदर सिस्टम आता है तो इसकी हम उससे 3 दिन पहले या कुछ दिन पहले मजीद अलर्ट गाहे बगाहे जो है वो जारी करते रहते हैं। ठीक इसी तरह जैसा कि आपने देखा जो पिछला स्पेल गुजरा था उसके हवाले से भी एक हमने वेदर एडवाइजरी जारी की थी जिसमें हमने स्पेसिफाई किया था कि शुमाल मशरकी पंजाब के जो इलाके होंगे, खासतौर पर लाहौर, गुजरांवाला और उसके गिरदुनवा के इलाके, यहाँ पर जो है मूसलाधार बारिशें होंगी। और इसके अलावा जो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, इस हवाले से भी हमने जो है ना वो फ्लैश फ्लड्स के अलर्ट्स दिए हुए हैं। जी सही। इरफान साहब, जैसा कि आपने मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र किया है, सर मैं अगर रवां बरस मानसून की बात करूं और आज से आने वाले बारिशों की या फिर मौसम की बात करूं, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कौन से ऐसे ख़ास इलाके हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि ये डेंजर जोन में है, यहाँ पर बारिशें, मौसमियाती तगय्युरात सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं, या फिर पूरा पाकिस्तान ही इन डेंजर जोन है? देखिए, पाकिस्तान की जो टोपोग्राफी है वो इस तरीके से है कि अगर आप देखें तो नॉर्थ में बिल्कुल बुलंदोबाला पहाड़ हैं आपके, और जैसे ही साउथ में आप जाते हैं तो डेजर्ट्स हैं और मैदानी इलाके हैं। तो जब आप हॉटस्पॉट्स तलाश करेंगे तो वो हॉटस्पॉट्स आपको मिलेंगे एक जो पहाड़ी इलाके होंगे जहां पर वो है हॉटस्पॉट्स ज्यादा। इसके अलावा जो हॉटस्पॉट है वो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके, कोहे सुलेमान के एरियाज वो हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये जो है ना हमारे जो एरियाज हैं ये वुलनरेबल है, खास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज हैं और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, चित्राल के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो उनके टेम्परेचर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं और फ्लैश फ्लड्स भी आ रहे हैं। और यहाँ पर बेसिकली ये है कि स्नो मेल्ट का रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये एरियाज जो है ना आपके खास ठीक। इरफान साहब, मजीद कितने स्पेल्स आ सकते हैं और ये स्पेल्स कितने ताकतवर होंगे? देखिए, जो अगस्त का महीना होगा उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्पेल जो होगा अगस्त के पहले हफ्ते में आएगा। ठीक। और ये जो है पाकिस्तान में जो होगा ज्यादातर इलाकों में ये बारिश करेगा, खास तौर पे जो हमारे बलाई इलाके भी होंगे और जनूबी इलाके भी इसमें शामिल होंगे जिसमें ये बारिश करेगा। इसके अलावा जो है अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी स्पेल जो है ना वो आ सकते हैं, क्योंकि अगस्त में जो है ना ये पीक सीजन होता है मानसून का, इसमें जो है ना वो अमूमन जो है वो स्पेल आया करते हैं। ये नहीं है कि अगस्त का पहले हफ्ते में बारिश होगी और बाकी दिनों में नहीं होगी, बाकी दिनों में भी जो है ना वो मानसून के स्पेल्स जो है वो आते रहेंगे। ठीक। अगस्त जो है आपने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मॉनसून का। मॉनसून चलेगा कब तक जो है वो जो हमारा एक वेदर पैटर्न होता था कि अगस्त सितंबर तक जो है बारिशें होती थी,
पैटर्न वही है या फिर पैटर्न भी चेंज हो गया है कि अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर ही बारिश के महीने हैं या फिर मजीद आगे भी बारिशें जा सकती हैं? देखिए, पैटर्न जो है ये स्पेशल पैटर्न जो आपका है, जैसे कि जो बारिश हुआ करती थी जिन इलाकों में ज्यादा, उन इलाकों में थोड़ी सी इस बार ऐसा हुआ है कि मानसून में हमें देखने में आया है कि कुछ इलाकों में बारिश कम हुई है, और उन इलाकों में, जिन इलाकों में बारिश कम होती थी, उन इलाकों में बारिश ज्यादा हुई है। सही। ये पैटर्न जो है ना, ये चेंज हुआ है, जबकि जो आपका ड्यूरेशन है मानसून का, वो कमोबेश उतने का उतना ही है। सही, एरिया वाइज डिफरेंस आया है, आप ये कह रहे हैं? क्या कहा आपने? एरिया वाइज डिफरेंस आया है। जी जी जी, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंजेस आई हैं। सिर्फ जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि जो नीचे हमारे जनूबी इलाके हैं, साउथ में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है ना वो एक छोटे सारे एरिया में बहुत बारिश हो जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे एरियाज में बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो ये जो पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं ना, इस तरीके से जो है ना ये हमें अफेक्ट कर रहा है, जो मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं वो इस तरीके से। ठीक, इरफान साहब, बच्चों की छुट्टियां हैं, स्पेशली गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, मॉनसून भी है, और ये जो बच्चों की छुट्टियों का 2-3 महीने होते हैं ना, इसमें बड़ा प्रेशर होता है पेरेंट्स पे कि हमें कहीं ना कहीं नॉर्दर्न एरियाज ज़रूर ले जाएं, और यही वो टाइम है जब नॉर्दर्न एरियाज पे आप जैसे जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि थोड़ा सा अवॉइड करें, खुदा ना खास्ता किसी भी हादसे का आप लोग शिकार ना हो जाएं। सर, कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती हो या फिर वहाँ पर ख़तरा ज़्यादा हो और आप अवॉइड करने को कहेंगे शहरियों को? देखिए, जो आने वाला जो ये स्पेल है, ये आप देखेंगे कि आज रात में जो है ये कश्मीर के इलाकों में अफेक्ट करेगा, और साथ जितने भी एरियाज होंगे वहां पर भी इफेक्ट शुरू हो जाएगा। और जैसे ही जो है ना ये आगे प्रोग्रेस करेगा तो जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर भी ये अफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आजकल जो प्लान करना, खास तौर पे जब वेदर स्पेल इस तरह का तो आ जाए, अगर ब्रेक हो तो फिर वो एक अलग बात है, जैसा कि पिछले 2 दिनों में ब्रेक थी तो उसमें कुछ बेहतर था, लेकिन अभी जो है ना ये वेदर जो है जब हिट कर जाएगा, जो कि आज रात में एक्सपेक्टेड है, तो ये जो है ना आप ट्रेवल ना करें। यही इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि यही कहा जाता है कि जो स्याह हजरात हैं वो ट्रैवलिंग से रेज करें, अगर करना है, लाजमी है, जरूरी है, तो फिर वो वहाँ के जो मुकामी अदारे हैं, जो लोकल अदारे हैं, उनसे राब्ता करके तो फिर चले। ठीक, इरफान साहब, ये जो मॉनसून का पैटर्न है, इसमें सिर्फ वही स्पेल जो इदारों की जानिब से, महकमे मौसमियात की जानिब से फोरकास्ट कर दिए जाते हैं, वही स्पेल आते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड रेन्स भी हो सकती हैं? कहीं पे भी कुछ भी ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है, अचानक बहुत तेज बारिश हो सकती है, क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है। इज इट पॉसिबल, या फिर पहले से इदारों को मौजूद होता है कि इस दिन बारिश होगी, इस शाम से स्पेल शुरू होने जा रहा है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है? जी देखिए, इसका ना मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ कैसे कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे ही मानसून से पहले हम 1 माह पहले जो है ना वो एक आउटलुक मानसून की देते हैं। ठीक। फिर जब कोई वेदर, वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जितने भी अदारे हैं, NDMA, दीगर जितने भी डिजास्टर अदारे हैं, सबके साथ वो शेयर कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास कोई वेदर ऐसे आते हैं, करीब आते हैं, 1 वीक पहले हम जो है ना वो वेदर देते हैं उनको, तमाम स्टेक होल्डर्स को। वो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है वो चीजें। और इसके अलावा जैसे ही कोई वेदर करीब आ जाता है और वो ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, उसके लिए हम अलग से एक प्रेस रिलीज, एक वेदर एडवाइजरी, एक अलर्ट जारी करते हैं, जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ भी शेयर किया जाता है, तमाम मीडिया के साथ शेयर किया जाता है, और उसके बाद ऑन डेली बेसिस हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ऑन डेली बेसिस हमारी जो वेदर जो है ना वो हम शेयर करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। उसके बाद हम अगले 5 से 6 घंटों में जो वेदर होना होता है, 3 से 4 घंटों में वेदर होना होता है, किस एरिया में स्पेसिफिक होगा। लेट अगर आपका सिर्फ गुजरांवाला, लाहौर और इसके गिरदुनवा में वेदर हो रहा है, तो हम जो है होने लगा है या होने वाला है अगले 3 से 4 घंटे में, तो उसकी एक अलग से प्रिडिक्शन देते हैं, और कितना सीवियर है उसको भी हम वो जो है ना वो अपनी हमारी मोबाइल ऐप है उसमें हम जो है ना, तो ये सारी चीजें जो है ना
हम कम्युनिकेट करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाते हैं ठीक है इरफान और साहब, ये पब्लिक के साथ। इरफान साहब ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था, कभी कभी जो है ना महकमा मौसमियात बताता है भाई गरज चमक के साथ बारिश होगी, आंधी आएगी, क्योंकि हर रोज ही न्यूज हम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, रोज के मौसम की खबर का पता होता है। उस दिन कुछ भी नहीं होता, धूप निकली हुई होती है, कुछ ऐसा नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि महकमा मौसमियात बता रहा होता है भाई मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई बारिश नहीं, अचानक से ऐसी गरज चमक के साथ बारिश होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपने पॉइंट जो उठाया ना, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हाँ। मौसम जो होता है, जो वेदर होता है, ये डायनामिक है, ठीक। ये वक्त के साथ साथ चेंज होता है। अगर हमने 3 दिन पहले दी, 2 दिन पहले वेदर दिया, फिर उस दिन जो है ना हम उसको रिवाइज करते हैं। वो अगर हमारी डेली फोरकास्ट, वो अगर आप अपडेट रखें, उसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप है जिसमें हम एक नोटिफिकेशन देते हैं, वो अगले 4 से 5 घंटे का होता है। अगर आप उसको देखें तो वो हमारी उसकी जो एक्यूरेसी है वो हमारी बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा सर, मोबाइल ऐप बता दीजिए कौन सी है जो हमारी गवर्नमेंट की लोकल, जिसको मतलब हम फॉलो कर सकते हैं, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज है। पीएमडी वेदर ऐप के नाम से हमारी एक मोबाइल ऐप है, उसमें नोटिफिकेशन भी आते हैं और ये सारी चीजें मौजूद। ठीक है सर, देखने वालों को मैसेज क्या देंगे, छोटा मैसेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैसेज मैं यही दूंगा खास तौर पे कि जब एक इम्पैक्ट वेदर आए जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होने वाली हो, उस वक्त आप एहतियात करें, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो लोकलाइज्ड फेनोमेना है वो बहुत ज्यादा हो गया है। इसलिए लोकलाइज्ड चीजों से बचने के लिए, जैसे लाइटनिंग या थंडर या इस तरह का ओले जैसे गिरते हैं बहुत ज्यादा। पिछली बार आपने देखा होगा कि 16 अप्रैल को जो ओले गिरे इस्लामाबाद में, ये मुस्बत तब्दीली की वजह से जब इस तरह का इम्पैक्ट वेदर हम दे, प्रेस रिलीज दे, तो उन दिनों में जो है ना वो देख लें और हमारी मोबाइल ऐप यूज करके तो आपको उससे ज्यादा फायदा। बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके टाइम का। और यकीनी तौर पर आजकल मौसम जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है और किसी भी नुकसान से बचने के लिए एहतियात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।